Hello students, you are most welcome once again in the physics class. Today we'll discuss about the nature of electrostatic force. हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कूलाम्स लॉ पढ़ लिया है. कूलाम्स लॉ पढ़ने के बाद हमको पता चल जाएगा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है उसके नेचर्स क्या होते हैं ना उसके. तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसमें देखिएगा पॉइंट्स मैंने पहले से लिख लिए ताकि हमको टाइम वेस्ट ना हो हमारा. इट इज सेंट्रल फोर्स. सेंट्रल फोर्स का मतलब है कि अगर हम किसी चार्ज बॉडी को हम लेते हैं तो याद है हम 11th क्लास में हम सेंटर ऑफ मास पढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार्ज बॉडी का पूरा चार्ज उसके सेंटर पर कंसंट्रेट कर लेंगे तो वह पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स कहा जाता है. मतलब इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द चार्ज बॉडी ना. सेकेंड पॉइंट है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. कंजर्वेटिव फोर्स का मीनिंग है कि इसके जो भी हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अब फोर्स आपको पता है कि वर्क कर सकता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो वर्क करेगा वो उसके पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा. मतलब जैसे कि आपको पता है कि अगर हम फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है, अगर रफ सरफेस हुआ तो काम आपको कम करना पड़ेगा, अगर रफ सरफेस हुआ तो वर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा, और अगर स्मूथ सरफेस हुआ तो वर्क कम करना पड़ेगा. तो वो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है. कौन सा? फ्रिक्शन फोर्स. बट यहां ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए उसके पाथ पर डिपेंड नहीं. वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, मतलब रास्ते पर डिपेंड नहीं होता है. ठीक है. तीसरा पॉइंट हमारे पास है इट इज म्यूचुअल फोर्स. इट इज म्यूचुअल फोर्स, दैट मीन्स एक अगर दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं तो वो आपस में एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स एक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको म्यूचुअल फोर्स कहा जाता है, और दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल अमाउंट का फोर्स एक्सर्ट करेंगे. फिर तीसरा फोर्थ पॉइंट हमारे पास कूलाम्स लॉ डज नॉट होल्ड फॉर चार्जेस दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्जेस. मैंने आपको याद है ये पॉइंट, जब मैंने आपको कूलाम्स लॉ पढ़ाया था उस टाइम ही आपको बताया था कि ये जो मैंने पॉइंट है ये मैंने उस टाइम में आपको अच्छे से बताया था कि ये जो कंसेप्ट हमारे पास है ये ध्यान रखिएगा, कूलाम्स लॉ जो है वो पॉइंट चार्जेस पर ही होल्ड होता है. अगर पॉइंट चार्जेस नहीं है तो हम कूलाम्स लॉ को होल्ड नहीं करवा सकते. ओके, तो कूलाम्स लॉ हमारे पास इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द कूलाम फोर्स. कूलाम्बिक फोर्सेस, इसको कूलाम फोर्सेस भी बोल सकते हैं, कूलाम्बिक फोर्सेस भी बोल सकते हैं. हैव अ रेंज ऑफ, है ना, हैव रेंज बिटवीन कितनी, किसकी क्या रेंज होती है, 10⁻⁻15 मीटर टू अ फ्यू किलोमीटर्स. मतलब बहुत ज्यादा दूर अगर रख देंगे पॉइंट चार्जेस को तो ये फोर्स एक्ट नहीं होगा, ये कुछ किलोमीटर्स तक के लिए ही एप्लीकेबल होता है. फिफ्थ पॉइंट में लेकर आया हूं कि 1 कूलाम की जो वैल्यू होती है वो 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होती है. दैट मीन्स दिस इज द एसआई यूनिट और दिस इज द सीजीएस यूनिट. किसका कंसेप्ट है ये, हमारे पास चार्ज का कंसेप्ट है. यूनिट ऑफ चार्ज इन एसआई यूनिट इक्वल टू यूनिट चार्ज इन सीजीएस यूनिट. सीजीएस यूनिट में चार्ज 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम होता है. स्टेट कूलाम सीजीएस यूनिट है. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में है बचा था हमारे पास, लेकिन ध्यान रखिए एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन किसी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में. कूलाम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म, मतलब वेक्टर नोटेशन में हम कूलाम्स लॉ को कैसे लिखते हैं. अभी तक हमने जो लिखा है वो सिंपल वे में लिखा था कूलाम्स लॉ को, वेक्टर साइन यूज नहीं किया था. अब देखिए वेक्टर साइन में हम इसको कैसे लेकर आएंगे. वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ को समझने के लिए मैंने क्या कंसीडर कर लिया है कि मैंने सपोज कर लिया कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, उनके पोजीशन वेक्टर जो है वो R1 R2 है. पोजीशन वेक्टर बारे हम जानते हैं, वेक्टर लास्ट में पढ़ा था. अब देखिए जो कंडीशंस हैं वो मैंने इस तरह से ले ली हैं. देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दो पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, देखिए Q1 और ये Q2 रखा हुआ है. यहाँ पर ये मैंने ओरिजिन ले लिया है, ओरिजिन से पहले चार्ज का पोजीशन वेक्टर को R1 लिया है, दूसरे चार्ज के पोजीशन वेक्टर को R2 लिया है. अब यहाँ ध्यान रखेंगे हमने अभी पढ़ा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों कहा जाता है, इसलिए हम इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन. अगर इस चार्ज की बात करें Q2 की तो Q2 किसके कारण फोर्स महसूस करेगा, इट एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू Q1 के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और Q1 किसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, Q2 के कारण. तो हमने यहाँ पर फोर्स के नोटेशंस लिख लिए हैं, देखिएगा ध्यान से, फोर्स के नोटेशंस लिख लिए हैं कि अगर मैं F12 की बात करूंगा तो इसका मतलब होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, मतलब F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब Q1 पर फोर्स लग रहा है Q2 के कारण. ऐसे ही उल्टा मैंने सपोज कर लिया इसको अपोजिट में, फोर्स F21 मतलब फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. अब देखिए इसको मैंने ट्रायंगल लॉ ट्रीट किया है. देखिए ध्यान से, ट्रायंगल लॉ आपको बढ़ाया था मैंने वेक्टर में, OA + AB = OB. देखिए ध्यान से यहाँ पर ये ट्रायंगलों में लगाया इन ट्रायंगल
ओ ए बी में, तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स टू ओ बी। इस ओ ए को हमने पीछे भेज दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये हमको ए बी का वैल्यू मिल गया है R2 माइनस R1। ओ बी जो है वो पोजीशन वेक्टर है ना, बी का पोजीशन वेक्टर R2 और ए का पोजीशन वेक्टर R1 है, तो इससे हमको किसकी वैल्यू मिल गई, ए बी की वैल्यू R2 माइनस R1। तो अपोजिटली बी ए क्या होगा, R1 माइनस R2 होगा। इसको ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, यहां से देखिएगा ये ए टू बी है, तो इस ये डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, R2 माइनस R1। दैट मीन्स ये डायरेक्शन जो होगी ये वाली R2 माइनस R1 की होगी। ओके, R21 की वैल्यू होगी ये, और ये वाली जो वैल्यू होगी अपोजिटली वो R12 की वैल्यू होगी। ध्यान रखिएगा इस चीज को ना। ओके, आप समझ गए होंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर नोटेशन बता दिया, R1 पिछले मैंने डायग्राम में बताया था कि ए बी जो है वो R21 है, तो R21 से इसको डिनोट कर दिया है। बी ए जो होगा वो R12 होगा, लेकिन ध्यान रखिए दोनों का बीच का डिस्टेंस सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, जिसको हम R के इक्वल ले सकते हैं। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में यूनिट वेक्टर निकालना सिखाया था, तो यूनिट वेक्टर मैंने R21 का निकाला। दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ R21 और दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ R12। ये दोनों यूनिट वेक्टर मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं, इनका यूज होगा। अब ये केस 1 है कि हमारे पास दोनों चार्ज का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा हो, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव आए। अब आप ध्यान से समझने वाली बात है, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो भी मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा, अगर दोनों नेगेटिव हुए तो दोनों मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब सेम काइंड ऑफ चार्जेस, दोनों एक जैसे होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव हुए या नेगेटिव हुए, दोनों ही केस में इन दोनों पर क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। दैट मीन्स मैंने डायरेक्शन दिखाई, देखिए एक दूसरे को रिपल्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका डायरेक्शन ये है और इस फोर्स का डायरेक्शन ये है। यहाँ हम देख रहे हैं Q2 पर क्या लग रहा है, फोर्स F12 लग रहा है, ये F12 है, ये 1 के कारण लग रहा है, और ये F21 है, सॉरी दिस इज F21 एंड दिस इज F12। ये F12 किस पर लग रहा है, 1 पर, किसके कारण, 2 के कारण, और ये 2 पर लग रहा है किसके कारण, 1 के कारण, इसलिए F21 लिखा है। ये मैंने डायरेक्शन आपको बताया था, ये R21 का डायरेक्शन है। तो मैंने अगर फोर्स को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैंने आपको कूलाम्स लॉ बता दिया है। F21 जो है वो 1/4πε0 Q1 Q2, और डायरेक्शन क्या रहेगी, 2 1 का डायरेक्शन, मतलब 2 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू 1, तो डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन इन दिस वे। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन किसका लिया है, 2 1 का डायरेक्शन लिया है। अगर आप 1 2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2, और ये 1 2, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 1 से लेके 2 तक। बट हमको एक चीज याद रखनी पड़ेगी मेरी, यस, कि देखिएगा ये हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं, R21 इज इक्वल टू R12, बिकॉज दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का मैंने ले लिया मैं, तो इससे पता चल जाएगा कि F21 जो फोर्स होगा वो माइनस ऑफ F12 होगा। एक कहने का मतलब दोनों एक दूसरे पर अपोजिट फोर्स लगाएंगे, दैट मीन्स म्यूचुअल, दैट मीन्स इंटरेक्टिव फोर्स होंगे, और ये म्यूचुअल फोर्स होंगे। म्यूचुअल फोर्स समझ के होंगे, एक दूसरे पर लगाने वाला इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो दे आर म्यूचुअल फोर्सेस ना। अब कंडीशन हमारे पास दूसरी मैंने ली है यहाँ पर कि अगर दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव हुआ, नेगेटिव 0 से छोटा हुआ, 0 से छोटा होना मतलब नेगेटिव होना है ना, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस होंगे इस केस में, और फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव होगा। देखिए मैंने डायग्राम में दिखाया है, यहाँ 1 2, तो 1 पर 2 के कारण और 2 पर 1 के कारण, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ डायरेक्शन वही रहेगा, 2 1 का ये डायरेक्शन रहेगा और 1 2 का ये डायरेक्शन रहेगा। तो मैंने यहाँ पर केस भी क्लियर कर दी है माय डियर स्टूडेंट्स कि फोर्स विल बी अट्रैक्टिव इन दिस केस, इस केस में फोर्स अट्रैक्टिव होगा। इंटरएक्टिव फोर्स कैन बी रिटन एज, ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिएगा नीचे मैंने लिखे हैं फोर्स, इंटरएक्टिव फोर्सेस, क्योंकि यहाँ मैंने उनकी रियल वैल्यूज पुट कर दी है, जहां उधर से जो आपको याद है मैंने साइड बताई थी सबसे पहले निकाल के उनकी रियल वैल्यूज रिप्लेस कर दी। अगर इनमें कोई डाउट होगा तो आप मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। ये हो सकता है वेक्टर का थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसमें हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डाउट रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दैट मींस फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मतलब बहुत सारे, अभी तो हमसे बात कर रहे थे 2 ही चार्ज की बात कर रहे थे, एक दूसरे पर म्यूचुअल फोर्स लगा रहे थे, लेकिन मान के चलिए कि चार्ज 2 से ज्यादा हुए, 3 हुए, 4 हुए और उससे भी ज्यादा हुए, तो फोर्स कैसे लगेगा। तो उस केस में हम जो फोर्स लगेगा टोटल फोर्स, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के नाम से जानते हैं। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझ लें क्या होता है ये। अगर हम बात करते हैं किसकी, फोर्स ऑन एनी चार्ज, कोई भी एक चार्ज हमारे सिस्टम में है और उस पर हम फोर्स की बात करते हैं, टोटल फोर्स कितना लगेगा उस चार्ज पर ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, उसमें बहुत सारे अदर चार्जेस प्रेजेंट हैं इसमें उस सिस्टम में।
तो क्या होगा, वो एक चार्ज पर लगने वाला फोर्स बाकी चार्जों से बनने वाले फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होगा। मतलब मैंने यही यहां पर लिखा है, द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्ज अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू द अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। ओके, हम एक एट ए टाइम क्या कहने का मतलब है कि एक पर हम निकालेंगे, बाकी सबको हम दैट मीन्स रेफरेंस यूज करेंगे, बाकी एक किसी एक पर हम चार्ज फोर्स निकाल रहे होंगे। तो इसका टेकन एट ए टाइम का मतलब, वन एट ए टाइम का मतलब है किसी एक चार्ज पर हम फोर्स निकाल रहे होंगे। द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड, दैट मीन्स अगर किसी भी चार्ज का अपना इंडिविजुअल फोर्स है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अनअफेक्ट रहेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस ना। दूसरे चार्ज से एक किसी इंडिविजुअल का जो फोर्स है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको समझिएगा। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस, मैंने 3 चार्ज का सिस्टम लिया है ओनली, इसको इजी समझने के लिए Q1, Q2 एंड Q3। आप देखिए इस सिस्टम को समझने की कोशिश करिए। देखिए 3 चार्जेस, आप देखिए मैंने यहाँ पर 3 डायमेंशन स्पेस लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। एक चार्ज यहाँ पर रखा है हमारे पास, देखिएगा यहाँ पर एक Q1 चार्ज है हमारे पास यहाँ इस पॉइंट पर, और ये वहां Q2 है और यहाँ पर ये Q3 है। अब हमको Q1 पर फोर्स निकालना है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा। देखिए हमने पीछे फोर्स निकाल चुके हैं कि इस Q1 पर Q2 भी फोर्स लगाएगा, इस Q1 पर Q3 भी फोर्स लगाएगा। तो टेकन एट ए टाइम का मतलब है कि एक बार हम सिर्फ इसको ले रहे हैं Q1 को, तो Q1 पर कितना चार्ज, कितना फोर्स लगेगा। देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो क्या होगा, F12 नाम देने को इसका। देखिए आप डायग्राम में भी ये देखिएगा यहाँ पर ये हमारा F12 है जो Q1 पर लग रहा है, किसके कारण, Q2 के कारण। और F13 देख रहे होंगे आप, ये फोर्स ये 3 से के Q3 किस पर लगा रहा है, Q1 पर। तो इसका डायरेक्शन ये हो गया और इसका डायरेक्शन ये होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो F1 होगा। तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब ये होगा कि टोटल जो फोर्स होगा वो वेक्टर सम से निकाला जाएगा, ना कि अलजेब्रिक सम से। तो हम F12 निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ये हमने पहले निकालना सिखा चुके हैं वेक्टर फॉर्म में। फिर हम F2 फोर्स ऑन Q1 दैट ड्यू टू Q3, मतलब 1 पर निकाल रहे हैं Q3 के कारण, तो ये फोर्स हमारे पास निकल गया है। अब टोटल फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा, F1 इक्वल्स टू F12 प्लस F13, टोटल हमारा वेक्टर सम आ जाएगा दोनों का। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने वैल्यूज पुट कर दी। F1 इक्वल्स टू F12 की वैल्यू है और ये F13 की वैल्यू है। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है ना, उसको हम बाद में निकाल देंगे। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर इस सिस्टम में 2-3 की जगह अगर n चार्जेस होते तो हम इसका टोटल फोर्स कैसे निकालते, उसको मैं नीचे दिखाया है। देखिएगा, इफ सिस्टम हैज n चार्जेस तो क्या होगा, Q1, Q2, Q3 एंड Qn। तो टोटल चार्ज हमारा टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, किस पर, Q1 पर ड्यू टू ऑल चार्जेस। उसको हम कैसे लिखेंगे, F1 इक्वल्स टू F12, 13 एंड सो ऑन F1n। इन सब की वैल्यूज हम रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ दो नोट करेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन रहेगा, बाकी सबकी वैल्यूज हम रिप्लेस कर देंगे और इससे हमारा ये फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, F1 का वैल्यू जो है मैंने Q1, देखिए Q1 सब में कॉमन है, यहाँ पर Q1 कॉमन निकाल लिया और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से ही कॉमन था। अब वैल्यू कहाँ से चलेगी, 2 से लेके n तक। तो मैंने यहाँ से वैल्यू 2 से लेके, देखिए यहाँ से इस वैल्यू 2 से लेके n तक मैंने इस वैल्यू को चला दिया है और इसको I लिख दिया है, I इक्वल टू 2 to n। तो इसको लिखने का तरीका, दिस इज कॉल्ड समेशन फॉर्म ऑफ राइटिंग, समेशन फॉर्म ऑफ राइटिंग का तरीका है। अगर इसको नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। डियर स्टूडेंट, आज ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो वो हम आज देख रहे हैं कि अगर एक चार्ज की जगह सिस्टम हुआ चार्ज का, मतलब बहुत सारे चार्जेस हुए हमारे सिस्टम में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालेंगे। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया है, एक सिस्टम है जिसमें n चार्जेस हैं जिनके पोजीशन वेक्टर Qn हो गया ये, एंड ये Rn पोजीशन वेक्टर्स हो गए हैं रिलेटिव टू सम ओरिजिन O। देखिएगा यहाँ डायग्राम में आप देख पाएंगे, यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है। ये हमारे पास चार्ज, ये हमारे पास पॉइंट्स, दैट मीन्स ये हमारे चार्जेस रखे हुए हैं। ओके, इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास ये पॉइंट हो गए यहाँ पर। इन पोजीशन वेक्टर्स के कारण आप देखेंगे कि आपको ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है P पॉइंट पर ना। तो हम देखेंगे ये Q1 चार्ज है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रहा होगा, उसका नाम मैंने E1 दे दिया है। Q2 है वो E2 दे रहा होगा। देखिए E1 और E2 का रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा, ये इसका रिजल्ट है ना। फिर आपको Q3 से ही मिल रहा होगा
Q3 वाला और ये जो रिजल्ट मिला था उसका रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा ना, फिर आपका इसका रिजल्ट और इन दोनों का रिजल्ट आपको फाइनल रिजल्ट ये मिल जाएगा। दैट मीन्स हम बात करते हैं, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स की बात की है वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी जो वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू, वो भी क्या होगी, वेक्टर सम होगी। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना लिया है, इस डायग्राम को आप समझ गए होंगे। इस डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे इसको हम किस तरह से, आप समझ पा रहे हैं। एक बार फिर से देखिए डायग्राम को, ये Q1 चार्ज यहाँ पर है, Q2 चार्ज यहाँ पर है, Q3 चार्ज यहाँ है, Q4 यहाँ है। Q1 चार्ज से मिलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 ये रही है, Q2 चार्ज से मिलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये रही, इन दोनों का रिजल्ट आपको ये मिल गया है। फिर देखिएगा Q3 से मिलने वाला रिजल्ट आपका ये है, Q3 E3 है, E3 और जो रिजल्ट मिला था उसका रिजल्ट हमको ये मिला है। अब ये जो रिजल्ट है वो, और ये जो रिजल्ट E4 वाला उसका फाइनल रिजल्ट हमको ये मिल गया, तो दिस इज E। दैट मीन्स ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण मिल रही है। ओके, अब हम देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू Q1, तो हम कैसे एट पॉइंट P कैसे लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P। ये R1P का डिनोट कर रहा है, R1P इज डिनोटिंग द पोजीशन वेक्टर of Q1 and this is the direction in R1P। okay, and simply way यहाँ हम देखेंगे RE2 देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, और ये भी सेम तरीका 2P और R पोजीशन वेक्टर ऑफ 2P का यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो कर रहा है। तो बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द इलेक्ट्रिक फील्ड E at point P ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सिस्टम ऑफ चार्जेस E1 equals to E equals to E1 plus E2 and so on En। सारी वैल्यूज हमने रिप्लेस कर दी हैं। वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद हमने उसको समेशन के फॉर्म में लिख लिया है। ये हमारे पास थोड़े कम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कवर अप किया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम ऑनलाइन ही कवर करेंगे।